So, welcome back our APO series. So, today we are going to discuss about the chapter third, that is a juvenile justice board. ठीक है, जेजे में हमने कल डेफिनेशन वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट किया था। इससे जो पहले की है वो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो कि हमारे उसमें नहीं है, एपीओ के सिलेबस में नहीं है, तो हम इनको नहीं करेंगे। ठीक है, बाद में कभी जब आरजेएस का देखेंगे तब हम उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और अगर पॉसिबल हो पाया तो आगे की प्रोविजंस को भी हम करेंगे कि प्रोसीजर वाला जो है चैप्टर फोर्थ जो दे रखा है 10 से लेके 26 तक के प्रोविजंस फिर हमारा खत्म हो जाएगा प्री के हिसाब से। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या होता है? देखो इसमें क्या बोल रखा है, चैप्टर वन बात करता है, चैप्टर फोर बात करता है किसके बारे में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के, कि इसमें किस तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, एंड क्या इसमें कौन उसमें अथॉरिटी होती है, कौन इसमें जजेस कौन होते हैं, कितना एक्सपीरियंस होता है, क्या अदर सोशल वर्कर्स वगैरह भी होते हैं, तो क्या इस तरीके से ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो सबसेक्शन वन बोलता है इसका कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 द स्टेट गवर्नमेंट shall constitute for every district one or more juvenile justice board for exercising the powers and discharging its function relating to the children in the conflict with law under this act। ठीक है, ये अभी शायद अमेंडेड हो जाएंगी ये चीजें। अब इसकी जगह हमें किसको पढ़ना है, वीएनएस को पढ़ना है। ठीक है, इसकी जगह हम किसको पढ़ेंगे, वीएनएसएस, वीएनएसएस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, वो देखेंगे हम इसकी जगह। तो इसमें क्या बोल रखा है कि हमारे जो वीएनएसएस है, सीआरपीसी, जो उसमें कुछ भी लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसमें क्या बोल रखा है कि द स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कंपलसरी है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, शेल कॉन्स्टिट्यूट करेगी फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, या वन और मोर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगी, वन और मोर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स को, या तो एक या एक से अधिक हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो, या फिर हो सकता है एक से अधिक हो। अगर मैटर ज्यादा ज्यादा मैटर आते हैं उसमें, जुरिडिक्शन उसका वाइड है, तो हो सकता है उसमें एक या दो से अधिक बोर्ड्स हो उसके अंदर। ठीक है, किस लिए, फॉर एक्सरसाइजिंग पावर्स एंड डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन, जो भी उसकी पावर होती है उनको एक्सरसाइज करने के लिए, जो उसके फंक्शन है उनको डिस्चार्ज करने के लिए, रिलेटिंग द चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ अंडर दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट में जो ये एक्ट है ना, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड चाइल्ड इन नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन वाला जो है। अब वो वाला जो है ना, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, वो डील करती कमेटी। ठीक है, और जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ लॉ होते हैं वो डील करता है कौन, बोर्ड डील करता है। उनके क्या पावर्स, उनकी किस तरीके से उनको जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से डील करना है, उनकी पावर्स किस तरीके से होंगे, ऑफिसर्स की जो भी होंगे, बोर्ड वगैरह जो अपनी ड्यूटीज को कैसे तरीके से डिस्चार्ज करेंगे, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन कर रहा है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का स्टेट गवर्नमेंट करती है। कहाँ करेगी, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर करेगी, या तो एक कर सकती है, एक से अधिक कर सकती है। ठीक है, सबसेक्शन सेकंड बोलता है द बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, नॉट बीइंग द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हेयर रेफर टू द एज प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। इनको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है, अब बोर्ड, अब ये तो हमने बोल दिया कि सबसेक्शन वन के अंदर तो ये देख लिया कि बोर्ड क्या करेगी, सॉरी, बोर्ड को कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब बोर्ड के अंदर मेंबर कौन कौन होंगे, ठीक है, तो इसमें बोल रखा है इसके अंदर कौन होंगे, हमारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो कि अब जो बीएनएसएस है ना उसके अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वाला जो कंसेप्ट है ये हटा दिया गया है। अब सिर्फ हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे इसके अंदर, लेकिन उसमें कौन नहीं होगा, नॉट बीइंग द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स नहीं होंगे। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे ना, उनको आगे जो रेफर किया जाएगा ना कभी भी, तो किस नाम से किया जाएगा, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बोला जाएगा उनको। ठीक है, तो हमारे इसमें कौन से होंगे, सिंपल हमें याद रखना है कौन होंगे इसमें, बोर्ड में कौन होंगे, मेंबर कौन होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, जिनको हम प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बोल के चलेंगे। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स नहीं होंगे। अब देखो इनका क्या बोल रखा है, विद एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एंड नो। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होंगे ना उनको कितना साल का एक्सपीरियंस होगा, एटलीस्ट 3 साल का उनको एक्सपीरियंस होगा, 3 साल का
एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास में, ठीक है। एंड और कौन होंगे इसमें, एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हो गए हमारे, दूसरा कौन बोल रखा है, टू सोशल वर्कर सेलेक्टेड इन द सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। दो हमारे सोशल वर्कर्स होंगे, जो भी मैनर प्रेस्क्राइब किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ऑफ हुम एटलीस्ट वन शैल बी अ वुमेन। उनमें से एक कौन होनी चाहिए, जो दो सोशल वर्कर है ना, वर्कर्स जो है, उनमें से एक तो वुमेन होनी चाहिए, और दूसरा वो मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है, लेकिन कंपलसरी है कि एक तो उनमें से वुमेन होनी ही चाहिए, ठीक है। फॉर्मिंग अ बेंच एंड एवरी सच बेंच शैल हैव पावर, और वो बेंच के पास में कौन सी पावर्स होती हैं, जो कन्फर्ड की जाती हैं बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 या बीएनएसएस 2023 ऑन द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द केस में भी, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मतलब जो बीएनएसएस के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो पावर्स दे रखी है ना, वही पावर्स वो बेंच एक्सरसाइज करेगी जब वो इन मैटर से डील करेगी इस जेजे एक्ट के अंदर, ठीक है। तो देखो बोर्ड में कौन होते हैं हमारे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, और एज पर द बीएनएसएस सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स में हटा दिया गया है, ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स नहीं होंगे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को क्या बोला गया है, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बोला गया है, जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। दो सोशल वर्कर्स होंगे, मजिस्ट्रेट्स के अलावा दो सोशल वर्कर रहेंगे, उनमें से एटलीस्ट एक क्या रहेंगी, हमारी वुमेन रहेगी, बाकी कोई भी हो सकती है। जो दूसरा है वो कुछ भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है। और जो बेंच है ना, अपनी जो पावर को कन्फर कहाँ से करेगी, कहाँ से अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगी, जो हमारा सीआरपीसी है या फिर जो क्या हमारा बीएनएसएस है, वहां से अपनी पावर्स को क्या करेगी, वो कन्फर करेगी, ठीक है। नो, थर्ड बोलता है सबसेक्शन कि नो सोशल वर्कर शैल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड अनलेस सच पर्सन हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द हेल्थ एजुकेशन और वेलफेयर एक्टिविटी pertaining to the children for at least 7 years, ठीक है, और practicing professional with a degree in the child psychology, psychiatrist, sociology and law। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि नो सोशल वर्कर शैल बी अपॉइंटेड। देखो अब इसमें ऊपर बोल रखा है ना कि जो भी प्रेस्क्राइब मैनर होगा उसके अंदर सेलेक्ट किए जाएंगे, तो ये जो मैनर है ये प्रेस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। कि कोई भी सोशल वर्कर हो गया, शैल नॉट बी अपॉइंटेड, उसको मेंबर अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि वह क्या नहीं हो, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो। किस चीज के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं हो उसका, अगर वो एक्टिवली इन्वॉल्व है हेल्थ के अंदर, एजुकेशन वेलफेयर एक्टिविटीज के अंदर जो कि चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग होती हैं, कम से कम उसको 7 साल का इसमें प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 साल से वो इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होना चाहिए विद अ डिग्री इन द चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्रिक्स, सोशियोलॉजी, इन लॉ के अंदर इनमें डिग्री होनी चाहिए उसके पास में, ठीक है। तो ये जो हमारे सोशल वर्कर है ना, उनकी क्वालिफिकेशन बता रखी है। जैसे मजिस्ट्रेट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो सोशल वर्कर्स इन सारी चीजों में होने चाहिए, ठीक है। सबसेक्शन 4 क्या बात करता है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड इफ ही, कोई भी पर्सन है ना, वो सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होता है, अगर वो इन कंडीशंस में आता है तो वो बोर्ड का मेंबर के लिए उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं हम। कौन कौन सी है, इफ ही हैज एनी पास्ट रिकॉर्ड ऑफ वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड द चाइल्ड राइट्स, अगर उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड है जिसमें उसने कभी कहीं किसी चाइल्ड राइट्स या फिर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है, तो वो मेंबर नहीं बन सकता। has been convicted of an offense involving moral turpitude and such conviction has not been reversed and not been has not been granted full pardon in respect of the such offense, ठीक हो। क्या हो उसका क्या है वो कि he has been convicted, किसी ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्टेड किया गया है, चाहे वो मोरल टर्प्यूट, जिसके अंदर मोरल टर्प्यूट हो सकता है, एंड जो भी कन्विक्शन है ना उसको रिवर्स नहीं किया है, ना ही उसको पार्डन ग्रांट की गई है उसके अंदर, तो ऐसा कोई बंदा है तो उसको हम क्या नहीं करेंगे, एज अ मेंबर उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। थर्ड बोलता है अगर वो बंदा का है हैज बीन रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, अगर उसको रिमूव कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से, अगर उसको रिमूव या डिसमिस कर दिया उसकी सर्विसेज से, और एन अंडरटेकिंग और कॉर्पोरेशन ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई भी अंडरटेकिंग है या कोई कॉर्पोरेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ओन की है, वहां से अगर उसको डिसमिस या रिमूव कर दिया गया है सर्विसेज से, तो ऐसे किसी बंदे को क्या नहीं बोला जाएगा, एलिजिबल नहीं माना जाएगा फॉर द सिलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड। फोर्थ बोलता है ही हैज एवर इंडल्ज इन द चाइल्ड अब्यूज और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबर और एनी अदर वॉल्यूशन ऑफ द ह्यूमन राइट और इमोरल एक्ट्स, अगर कोई क्या है वो इंडल्ज है चाइल्ड अब्यूज में, एम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड जो लेबर होता है उनको जो चाइल्ड लेबर के अंदर एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई उसका इन्वॉल्वमेंट है, या फिर किसी भी तरीके से जिसमें ह्यूमन राइट्स या इमोरल एक्ट्स का वॉल्यूशन होता है, इमोरल एक्ट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होता है, ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है उसका, तो भी क्या है वो एलिजिबल नहीं है। तो चार सिचुएशन
चार सिचुएशन है यहाँ पे ऐसी कि अगर ये चार सिचुएशन में से किसी के अंदर भी अगर वो है तो वो क्या नहीं जाएगा, मेंबर नहीं बनेगा। देखो सेक्शन 3 बोल रखा था कि मेंबर कौन बन सकते हैं, मतलब मेंबर कौन बन सकते हैं। अब इसमें बोल रखा है कौन मेंबर नहीं बन सकता, जिसका पास्ट रिकॉर्ड होता है या जो कन्विक्टेड रह चुका है, जिसकी रिवर्स या फिर पार्डन नहीं किया गया कन्विक्शन को, या जिसको डिसमिस या रिमूव कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, जितनी भी उसकी कॉर्पोरेशन अंडरटेकिंग्स होती है उनसे, या फिर वो चाइल्ड अब्यूज या फिर लेबर चाइल्ड लेबर जो है उसमें एम्प्लॉय कर रहा है वो, या उसने वायलेशन किया ह्यूमन राइट्स का, इमोरल एक्ट्स का। ठीक है। अब है नेक्स्ट सबसेक्शन 5 कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल एंश्योर दैट इन इंडक्टिंग इंडक्शन ट्रेनिंग्स एंड द sensitations of all the members including the principal magistrate of the board on care protections rehabilitation legal provisions and the justice for the children as the case may be prescribed is provided within the period of 60 days। देखो ट्रेनिंग का पीरियड दे रखा है इसमें कि ट्रेनिंग का टाइम पीरियड कितना रहेगा उनका, 60 डेज का रहेगा उनका, कि उनको जो है ये सारी चीजों से ये सारी चीजों के लिए उनका कितना ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। जो भी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट रहेगा बोर्ड होगा वो डायरेक्ट तो जाके बैठ नहीं सकते हैं उस पोस्ट पे, उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है ना कि किस तरीके से आपको केयर करनी है, प्रोटेक्शन करना है, रिहेबिलिटेशन किस तरीके से कराना है, लीगल प्रोविजंस किस तरीके से यूज करना है जिससे कि बच्चों को जस्टिस मिल सके। ठीक है, तो इस सब के लिए टाइम पीरियड कितना है, जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट होगा उस दिन से 60 दिन का टाइम दे रखा है उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सबसेक्शन 6। देखो सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड द मैनर इन विच सच मेंबर में रिजाइन शैल बी सच एज में भी प्रेस्क्राइब की जाएंगी। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाएंगी कि कितने टर्म के लिए ये ऑफिसर एज अ मतलब मेंबर होल्ड कर सकता है, मेंबरशिप होल्ड कर सकता है इस बोर्ड के अंदर, और कब वो रिजाइन करेगा, किन मैनर के अंदर रिजाइन कर सकता है। तो ये सारी चीजें कौन बताएगा, हमारा जो भी प्रेस्क्राइब्ड रूल्स वगैरह होंगे उसके अकॉर्डिंग बताए जाएंगे। ठीक है। सबसेक्शन 7 क्या बोलता है, द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड, ठीक है, एक्सेप्ट द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को छोड़कर क्या किया जा सकता है, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। टर्मिनेट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट को आफ्टर होल्डिंग इंक्वायरी। इंक्वायरी कब की जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कौन करेगा इंक्वायरी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंक्वायरी करने के बाद में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को छोड़कर बाकी जो मेंबर बच जाते हैं उनको क्या किया जा सकता है, उनके अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है। कब, अगर वो पाए जाते हैं कि ही हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। क्या कर रहे हैं वो, मिसयूज कर रहे हैं अपनी पावर्स को, जो एक्ट के द्वारा जो उनको पावर दी गई है उनका क्या कर रहे हैं वो मिसयूज कर रहे हैं। या फिर क्या हो गया है, फेल हो गया टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड कंसिक्यूटिवली फॉर 3 months विदाउट एनी वैलिड रीजन। बिना किसी वैलिड रीजन के अपनी जो कंसिक्यूटिवली लगातार जो 3 3 महीने की जो वो है ना प्रोसीडिंग्स, उनको अटेंड करने में फेल हो गया, उनको अटेंड नहीं कर रहा है बिना किसी वैलिड रीजन के। ठीक है। थर्ड क्या बोल रखा है, फेल हो गया है अटेंड करने में मिनिमम 3/4 ऑफ द सिटिंग इन द ईयर। एक साल के अंदर 3/4 सिटिंग्स जो होती है, मिनिमम 3/4 जो होती है उनको अटेंड करने में फेल हो चुका है। ठीक है। एंड बिकम इनएलिजिबल अंडर द सेक्शन सबसेक्शन 4 ड्यूरिंग हिज टर्म एज अ मेंबर। जब वो मेंबर रहा है, जब मेंबर है उस टाइम पे क्या किया है उसने, जो सबसेक्शन 4 के अंदर जो दे रखी है कंडीशंस, उनके अंदर क्या हो गया, वो इनएलिजिबल हो गया। या तो उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड सामने आ गया जिसमें कि उसने वायलेशन किया है ह्यूमन राइट्स का, चाइल्ड राइट्स का, या उसको कोई कन्विक्शन मिल चुकी है जिसमें उसको पार्डनिंग या फिर उसको रिवर्स नहीं किया है उस सेंटेंस को। ठीक है। और थर्ड क्या था उसमें कि उसको रिमूव कर दिया गया है, उसकी जो भी सर्विसेज वगैरह उधर से रिमूव कर दिया उसको, या डिसमिस कर दिया गया है। एंड फोर्थ था कोई भी उसका क्या है वो इंडल्ज है किसी चाइल्ड अब्यूज वगैरह में, ऐसे इमोरल एक्ट्स वगैरह में। तो ये सारी कंडीशंस इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 में हमने क्या चीजें देखी एक बार देखते हैं। देखो इसमें हमने पहले देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर सकती है अगर उसको लगता है तो तो एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही बोर्ड हो सकता है, अगर उसको लगता है तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो एक से ज्यादा बोर्ड हो सकते हैं। ठीक है। अब बोर्ड में मेंबर कौन रहेंगे, तो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रहेंगे, और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो नहीं रहेंगे। ठीक है। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बोला जाएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जेएमएफसी जो होंगे उनको प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। उनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 सोशल वर्कर्स रहेंगे जिसमें से एटलीस्ट 1 क्या रहेंगी, हमारी वुमेन रहेंगी। और ये जो बेंच है ना अपनी पावर्स को कहाँ से कन्फर करेगी, तो सीआरपी से कन्फर करेगी। ठीक है। फिर हमारा थर्ड में बोल रखा है कि जो सोशल वर्कर्स है ना उनकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व होने चाहिए हेल्थ एजुकेशन वेलफेयर एक्टिविटीज में चाइल्ड 7 ईयर के लिए, या उनके पास में कोई डिग्री होनी चाहिए जिससे कि वो चाइल्ड साइकोलॉजी साइकेट्रिक सोशियोलॉजी लॉ से रिलेटेड कोई डिग्री होनी चाहिए उनके पास में।
फोर्थ है बोल रखा है कि उनके इन एलिजिबिलिटी के क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं कि उनका पास्ट कोई रिकॉर्ड है जिसमें वॉयलेशन क्या उन्हें ह्यूमन राइट्स का, चाइल्ड राइट्स का, कन्विक्टेड रहे हैं किसी ऑफेंसेस के लिए जिसको रिवर्स या पार्डन ग्रांट नहीं की है, या उसको रिमूव या डिसमिस कर दिया है जो सर्विसेज से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की से, या वो अंडल्ज है किसके अंदर किसी चाइल्ड अब्यूज या फिर चाइल्ड लेबर जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर जिसमें वॉयलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का या मोरल एक्ट्स कर रहे हैं। ठीक है। सबसेक्शन फिफ्थ क्या बात करता है ट्रेनिंग के बारे में कि इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कितने टाइम के लिए दी जाएगी 60 दिन के लिए दी जाएगी। सिक्स बात करता है कि अगर इनका टर्म कितना होगा, कितने टाइम में ये रिजाइन कर सकते हैं, अपना क्या मैनर है रिजाइन करने का, कौन कौन से ग्राउंड्स है, तो ये सब क्या जाएंगे प्रेस्क्राइब किए जाएंगे एज पर द रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। सबसेक्शन 7 क्या बोलता है कि जो अपॉइंटमेंट है ना इनका उसको टर्मिनेट कर सकते हैं इंक्वायरी करने के बाद में, स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्वायरी की है उसके बाद उनको लगा है तो उनको टर्मिनेट कर सकते हैं ये चार ग्राउंड्स के ऊपर। अगर वो मिसयूज करता है अपनी फाउंड पाया गया है कि वो मिसयूज कर रहा है अपनी पावर्स को, या फेल हो चुका है अपनी जो कॉन्जिक्यूटिवली 3 मंथ्स की जो मीटिंग है उस प्रोसीडिंग जो है उनको बिना वैलिड रीजन के अटेंड करने में फेल हो गया है। फिर थर्ड बोलता है कि मिनिमम थर्ड फोर्थ ऑफ द सिटिंग जो है एक साल में जो सिटिंग होती है उनकी उसमें से मिनिमम थर्ड फोर्थ सिटिंग को अटेंड करने में फेल हो गया। या सबसे फोर के अंदर क्या हो गया वो इनएलिजिबल हो गया है। ठीक है। ये सारी कंडीशंस आ जाएंगी इसके अंदर। अब हम चलते हैं सेक्शन 5 के ऊपर। देखो सेक्शन 5 क्या बोलता है हमारा, इसमें बोल रहा है इधर देखो प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन्स हु सीज टू बी अ चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। उन बच्चों के बारे में बात की जा रही है जो इंक्वायरी के टाइम पर क्या हो चुके हैं, अब बच्चे नहीं रहे इंक्वायरी के टाइम पे, वो अडल्ट हो चुके हैं, 18 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है उनकी। ठीक है। अब द एज ऑफ 18 ईयर हो चुके हैं वो। तो इनके बारे में कि व्हेन एन इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी चाइल्ड, जब कोई भी इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है किसी भी चाइल्ड के रिगार्डिंग अंडर दिस एक्ट में, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच इंक्वायरी चाइल्ड कंप्लीट, अगर ड्यूरिंग जब ये इंक्वायरी चल रही है तब चाइल्ड क्या कर चुका है कंप्लीट कर चुका है अपनी एज ऑफ 18 ईयर, 18 साल की उम्र को अपने को कंप्लीट कर चुका है, देन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, मतलब किसी भी लॉ के अंदर या इस एक्ट के अंदर जो भी कुछ लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा द इंक्वायरी में भी कंटिन्यू, जो इंक्वायरी है ना उसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू की जाएगी किसके द्वारा कंटिन्यूड बाय द बोर्ड, an order may be passed in respect of the such person as if such person has continued to be a child। बच्चे की तरह जैसे एक बच्चे के अगेंस्ट में उस ऑर्डर को पास करते हैं प्रोसीडिंग चलती है उसी तरीके से इसके साथ भी ऐसी ही प्रोसीडिंग चलेंगी, इसी तरीके से ऑर्डर भी उसके रिस्पेक्ट में पास होंगे। ठीक है। कि कोई भी बच्चा है जो कि अपनी एज कंप्लीट कर चुका है अब द एज ऑफ 18 ईयर हो चुका है वो एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंक्वायरी के टाइम पर, तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या इसको किस तरीके से डील किया जाए, अब उसको अडल्ट की तरह ट्रीट करें तो किस किस तरीके से डील करें। तो इसमें क्लियर कर दिया गया है कि इस एक्ट के द्वारा या फिर किसी भी एक्ट के अंदर कुछ भी लिखा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो इंक्वायरी जो है ना जो कंटिन्यू चल रही है बोर्ड के आगे वो उसी तरीके से चलती रहेगी जैसे एक बच्चे के साथ में चलती है उसी तरीके से वो भी इंक्वायरी कैसे चलती रहेगी उसमें जो भी ऑर्डर पास होंगे वो पास होते ही रहेंगे। ठीक है। उसको बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाएगा अभी भी। सबसेक्शन 6 क्या बोलता है प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन हु कमिटेड एन ऑफेंस व्हेन पर्सन वाज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। अब बात कर रही है कि जब उसने ऑफेंस कमिट किया था जब वो 18 साल का था। ठीक है। और जब उसको एप्रीहेंड किया गया था जब वो 18 कंप्लीट कर चुका था। देखो एनी पर्सन हु हैज कंप्लीटेड, कोई भी पर्सन है जो कंप्लीट कर चुका है एज ऑफ 18 ईयर, 18 ईयर एंड इज एप्रीहेंडेड, और उसको क्या किया गया एप्रीहेंड पकड़ा गया है फॉर द कमिटिंग एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए जब उसको पकड़ा गया था जब क्या कर चुका है वो अपना हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर, जब वो अपने 18 साल की उम्र को कंप्लीट कर चुका है, व्हेन ही वाज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, जब ऑफेंस कमिट किया था जब कितना था वो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर था। ठीक है। देन द सच पर्सन सेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, उसको अभी भी क्या किया जाएगा भी ट्रीट किया जाएगा द चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी के टाइम पे आज भी उसको क्या किया जाएगा बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि तो एग्जांपल लेते हैं जैसे एक पर्सन है ए, ठीक है, जब उसने ऑफेंस कमिट किया था उस टाइम पे वो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर था, जैसे मान लिया वो 17 साल का था। ठीक है। या मान लेते हैं कि 17 साल का या 9 महीने कुछ ऐसे था मतलब जितना भी था। ठीक है। अब क्या हुआ है जैसे ही उसने क्या किया है ऑफेंस कमिट कर दिया तब वो 17 1 साल का था जितने भी साल का था बिलो द एज ऑफ 18 ईयर था। लेकिन अब जब उसको पुलिस के द्वारा जब पकड़ा गया था उसको तब वो कंप्लीट कर चुका था।
जैसे पुलिस ने अगर 1 साल बाद या 1.5 साल बाद पूछ पकड़ा उसको, तो जब वो अपने एज जो है वो कंप्लीट कर चुका था, तो अब कैसे ट्रीट करेंगे उसको? तो उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे चाइल्ड को करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी के टाइम पे, एक चाइल्ड की तरह ही उसको ट्रीट किया जाएगा इस एक्ट के अंदर। ठीक है। अब क्या बोल रखा है हमारा सबसेक्शन सेकंड बोलता है इसमें कि द पर्सन हु रेफर टू इन सबसेक्शन वन, जो पर्सन रेफर किया गया सबसेक्शन वन के अंदर, इफ नॉट रिलीज्ड ऑन द बेल, अगर उसको बेल पर रिलीज नहीं किया है बाय द बोर्ड के द्वारा, तो शैल बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ सेफ्टी, तो उसको कहाँ रखा जाएगा? प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी के दौरान उसको कहाँ रखा जाएगा? प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा, अगर उसको बेल पे नहीं रिलीज किया गया है तो। थर्ड बोलता है कि अ पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन वन शैल बी ट्रीटेड एज पर द प्रोसीजर स्पेसिफाइड अंडर द प्रोविजन, उसको इसी तरीके से ट्रीटेड किया जाएगा जो प्रोसीजर दे रखे हैं इसके अंदर, स्पेसिफाइड किए गए प्रोविजन के अंदर, इस एक्ट के अंदर जो दे रखे हैं प्रोविजन, उनके अकॉर्डिंग ही उसको डील किया जाएगा। ठीक है। अब आता है हमारा सबसेक्शन, देखो इसमें क्लियर हो गया। इसमें जो सेक्शन 5 है इसमें इंक्वायरी की बात कर रहा है कि इंक्वायरी के टाइम पे उसकी एज कंप्लीट हुई है, मतलब जब उसने ऑफेंस कमिट किया होगा जब वो बिलो होगा, जब उसको पकड़ा गया होगा तभी बिलो है। लेकिन इंक्वायरी के टाइम पे क्या हो चुका है? वो अडल्ट हो चुका है, 18 साल से ऊपर हो चुका है वो। ठीक है, तो उसको भी चाइल्ड की तरह ट्रीट करेंगे। सिक्स किसके बारे में बात करता है कि उसको पकड़ा जब गया है ना, जब वो कंप्लीट कर चुका है एज ऑफ 18 ईयर, लेकिन ऑफेंस के टाइम पे बिलो द एज ऑफ 18 ईयर था, तो उसको भी एज अ चाइल्ड की तरह ट्रीट करेंगे, और ये प्रोविजंस उसके ऊपर जो एक्ट के प्रोविजंस है उसी तरीके से अप्लाई होंगे उसके ऊपर चाइल्ड की तरह ही। ठीक है। अब हमारा आता है सेक्शन 7। 7 क्या बात करता है? प्रोसीजर इन रिलेटिंग टू द बोर्ड, बोर्ड के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोसीजर होते हैं? बोर्ड के प्रोसीजर क्या होता है? जब बोर्ड डील करता है तो किस तरीके से होता है? क्या रेगुलर कोर्ट की तरह होता है या किस तरीके से डील करता है वो देखते हैं। तो देखो इसमें सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? द बोर्ड शैल एट मीट एट सच टाइम and shall observe such rules in regard to the transaction of the business at its meeting। बोर्ड क्या करता है? मीट करता है मतलब एक बार जब बोर्ड मीटिंग करता है, ऑब्जर्व करता है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो भी ट्रांजेक्शन के टाइम पे होते हैं, जो मीटिंग्स वगैरह में होते हैं, वो सारी चीज देखता है वो, एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो भी प्रेस्क्राइब किए होते हैं, शैल इंश्योर करता है दैट ऑल द प्रोसीजर आर चाइल्ड फ्रेंडली, कि जितने भी बच्चों के रिगार्डिंग जो केसेस वगैरह आते हैं जब उनको डील करता है वो, ऑब्जर्व करता है रूल्स वगैरह को, तो वो क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि जो भी प्रोसीजर है ना वो कैसा होना चाहिए? चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है। एंड ये हमने कहाँ पढ़ा था? डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा था, 15 के अंदर पढ़ा था ये हमने। ठीक है। and that the venue is not intimidating to the child and does not resemble as a regular court। जो वेन्यू है ना, मतलब जो स्ट्रक्चर होगा, जिस तरीके से जो कोर्ट का जो एनवायरनमेंट होगा ना, वो कैसा? इंटिमिडेट नहीं होना चाहिए बच्चे के लिए, एकदम चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, एकदम हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे कि उसको फेमिलियर लगे, उसको उससे उससे डर भय नहीं आए उससे, या उसको कुछ वो नहीं लगे, ऑड नहीं लगे उसमें। एंड डज नॉट रेगुलर रिजेंबल एज अ रेगुलर कोर्ट, और रेगुलर कोर्ट की तरह नहीं दिखना चाहिए वो। ठीक है। जो भी जहाँ पे भी चाइल्ड को लाया जाएगा किसी भी चीज के लिए, तो वो प्रोसीजर जब चलता है तो वो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। जो वेन्यू, जिस जगह पे रखा जाएगा, बच्चे को लाया जाएगा प्रोसीडिंग के दौरान, वो कैसी होनी चाहिए? एकदम से एनवायरनमेंट उसका कैसा होना चाहिए जिससे कि बच्चे को फेमिलियर लगे वो, और उसको ऑड नहीं लगे, इंटिमिडेट नहीं लगे उसको, और रेगुलर कोर्ट की तरह प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए। सबसेक्शन सेकंड बोलता है अ चाइल्ड इन conflict with law may be produced before an individual member of the board when the board is not sitting। ठीक है। जब बोर्ड नहीं बैठा है, जब बोर्ड क्या है? बैठा नहीं है। बोर्ड में कौन आते हैं? हमारे मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट साहब, एंड जो सोशल वर्कर्स हैं वो आते हैं। जब बोर्ड पूरी तरीके से सिट नहीं बैठा हुआ है, तो बच्चे को जो है एक मेंबर के सामने, इंडिविजुअल मेंबर भी बैठा है ना कोई भी, तो उसके सामने भी क्या किया सकता है? उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। 3 क्या बोलता है? अ बोर्ड में एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग द एब्सेंस ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड। जो बोर्ड एक्ट करता है ना, उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेंबर एब्सेंट है कि नहीं है। एंड नो ऑर्डर पास्ड बाय द बोर्ड शैल बी इनवैलिड। और अगर कोई इंडिविजुअल मेंबर, जैसे हमने सेक्शन 2 में देखा था, इंडिविजुअल मेंबर के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं, अब उसने कोई ऑर्डर भी पास कर दिया है ना, ठीक है, तो इसको इनवैलिड नहीं बोलेंगे। द वाई द रीजन ओनली ऑफ द एब्सेंस ऑफ द मेंबर ड्यूरिंग द एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, के जो मेंबर्स थे उस समय उनकी प्रेजेंस नहीं थी, या वो एब्सेंट थे उस टाइम पे, तो इस वजह से जो भी बोर्ड इंडिविजुअल मेंबर के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया उसको इनवैलिड नहीं बोलेंगे, इस वजह से कि और अदर मेंबर क्या थे? एब्सेंट थे उस टाइम पर।
ठीक है। प्रोवाइसो क्या बोल रखा है इसका कि प्रोवाइडेड दैट देयर शैल बी एटलीस्ट 2 मेंबर इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द फाइनल डिस्पोजल। जब फाइनल डिस्पोजल हो रहा है ना किसी भी केस का ऑफ द केस और इन मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18। तो सेक्शन 18 के अंदर 18 के सबसेक्शन 3 के अंदर जो कोई ऑर्डर फेल में कोई ऑर्डर दे रहे हैं या जो फाइनल डिस्पोजल कर रहे हैं, तो कम से कम 2 मेंबर तो होने चाहिए, जिसमें से प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट तो कंपलसरी होने चाहिए और 1 मेंबर और होना चाहिए। ठीक है? कि फाइनल डिस्पोजल के टाइम पर या फिर जो ऑर्डर मेड किया जा रहा है कहाँ, सेक्शन 18 के अंदर सबसेक्शन 3 के अंदर जो ऑर्डर मेड किया जा रहा है उसके टाइम पर या जो फाइनल डिस्पोजल हो रहा है उस टाइम पर कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से 2 में से कंपलसरी है कि प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट तो होने ही चाहिए। बाकी बाकी दूसरा कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड इन द इंटरिम ऑफ द फाइनल डिस्पोजल, द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी, द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी क्या करेगा, शेल प्रिवेल। ठीक है, जो ओपिनियन होगा ना मेजोरिटी का वो प्रिवेल करेगा। बट वेयर देयर इज अ नो सच मेजोरिटी, जहां मेजोरिटी नहीं होती है वहां द ओपिनियन ऑफ प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट शेल प्रिवेल। ठीक है, किसका करेगा, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का जो ओपिनियन होगा वो प्रिवेल करेगा। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन, अगर कोई भी डिफरेंस आ जाता है ओपिनियन में मेंबर्स के में, 3 मेंबर्स है, अगर उनके कोई ओपिनियन में कोई डिफरेंस आ जाता है कि कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, तो जो फाइनल और जो इंटरिम डिस्पोजल होगा ना, तो ओपिनियन जो मेजोरिटी में जो आएगा, जैसे 3 है तो 2 का जो भी जजमेंट ओपिनियन होगा वो क्या करेगा, सेल्फ प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर वहां मेजोरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मेजोरिटी है ही नहीं है, तो ओपिनियन किसका प्रिवेल करेगा, जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनका ओपिनियन क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि बोर्ड किस तरीके से प्रोसीजर, बोर्ड का प्रोसीजर क्या होता है कि जब भी वो मीटिंग करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं रूल्स वगैरह को, तो चाइल्ड फ्रेंडली वो इंश्योर करते हैं कि जो प्रोसीजर है वो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, एंड वेन्यू जो है इंटिमिडेट नहीं होना चाहिए चाइल्ड के लिए, एंड रेगुलर कोर्ट की तरह रिजेंबल नहीं करना चाहिए। ठीक है। इंडिविजुअल मेंबर भी क्या कर सकता है, इंडिविजुअल मेंबर के सामने क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं चाइल्ड को। अगर पूरा बोर्ड जो है शिफ्ट नहीं किया हुआ है, तो हम इंडिविजुअल मेंबर के सामने भी बच्चे को पेश कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड बोल रखा है कि अगर ये, इससे कोई मतलब नहीं है कि जैसे कि ऊपर वाले में पढ़ा कि इंडिविजुअल मेंबर ने अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया है, तो वो इस वजह से इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा कि एब्सेंट थे अदर मेंबर्स उसके टाइम, प्रोसीडिंग के टाइम पर। इसी में प्रोवाइजो दे रखा है कि जब फाइनल डिस्पोजल होता है या सेक्शन 18 के अंदर जब कोई भी ऑर्डर बनाया जाता है, सेक्शन 18 के सेक्शन 3 के अंदर जो कोई ऑर्डर बनाया जाता है, तो उसमें दो, एटलीस्ट 2 मेंबर तो होने चाहिए, तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट तो होना ही चाहिए, उसके अलावा दूसरा मेंबर कंपलसरी है कि होना ही चाहिए, 2 मेंबर तो होने ही चाहिए। ठीक है। फोर्थ बोलता है कि अगर कोई डिफरेंस आ जाता है ओपिनियन को लेकर, तो मेजोरिटी प्रिवेल करेगी, अगर मेजोरिटी नहीं बन पा रही तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जो है उनका उनका जो भी ओपिनियन होगा वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 8 के ऊपर। देखो सेक्शन 8 क्या बोलता है, पावर फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटी, तो बोर्ड की पावर फंक्शन एंड रिस्पांसिबिलिटी बता रखी है। देखो सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, बट सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस इन दिस एक्ट, द बोर्ड constituted for any every district shall have power to deal exclusively with all the proceeding under this act। उसके पास क्या है, जो बोर्ड के पास पावर कौन सी है, एक्सक्लूसिव पावर है कि वो क्या कर सकता है, प्रोसीज जो भी प्रोसीडिंग्स होती है इस एक्ट के अंदर उनसे डील कर सकता है। रिलेटिंग टू द किससे रिगार्डिंग, चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के रिगार्डिंग, इन द एरिया ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द बोर्ड, जो भी जुरिडिक्शन होगा उसके अंदर। ठीक है। द पावर कन्फर्ड ऑन द बोर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट मे बी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट, जो पावर दे रखी है ना बोर्ड के अंदर, उनको कौन एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमारे हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंड द चिल्ड्रंस कोर्ट कर सकते हैं। ये प्री का क्वेश्चन हो सकता है कि जो बोर्ड की पावर्स हैं जो दे रखी है उनको और कौन एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो हाई कोर्ट भी कर सकता है, चिल्ड्रन कोर्ट जो है वो भी कर सकते हैं। when the proceedings come before them under section 19 और इन अपील और रिवीजन और अदरवाइज, जब कब करेंगे वो एक्सरसाइज, जब उनकी जो प्रोसीडिंग्स है ना उनके सामने सेक्शन 19 के अंदर या अपील या रिवीजन या अदरवाइज तरीके से पेश की जाएंगी उनके सामने, तब वो क्या कर सकते हैं, पावर जो दे रखी है बोर्ड की उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 3 में क्या बोल रखा है, द बोर्ड शैल इंक्लूड, तो फंक्शंस क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ये इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, तो पहली क्या बोल रखी है, ensuring the informed participation of the child and the parent guardian in the every step of the process। ठीक है, इंश्योर किया जाएगा कि जो इन्फॉर्म किया जाएगा चाइल्ड उसके पेरेंट्स को, गार्जियंस को, हर एक स्टेप्स पे कि किस तरीके का प्रोसीडिंग्स चल रही है, जो भी चीजें उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, इसमें पार्टिसिपेशन का भी दिया जाएगा कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें बोलता है कि ensuring that child's rights are protected throughout the process of apprehending the child inquiry after care rehabilitation, कि चाइल्ड्स के राइट को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए एवरी स्टेज पे, जैसे अप्रीहेंड कर रहा हूँ उसको इंक्वायरी आफ्टर केयर रिहेबिलिटेशन के रिगार्डिंग उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए उसके राइट्स
राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। सी बोलता है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द लीगल एड फॉर द चाइल्ड, ये इंश्योर किया जाए कि बच्चे को जो है लीगल एड प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही है थ्रू द लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। डी बोलता है कि वेन एवर वेयर एवर नेसेसरी द बोर्ड शेल प्रोवाइड एन इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर, प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए टू द चाइल्ड के लिए। देखो यहाँ से इसको पढ़ते हैं हम, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर किसके लिए होगा, टू द चाइल्ड के लिए। इफ ही फेल्स टू अंडरस्टैंड, अगर वो फेल हो जाता है टू अंडरस्टैंड करने में लैंग्वेज, जो कि प्रोसीडिंग्स की जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तो कोर्ट उसको क्या कराएगा, प्रोवाइड कराएगा, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर प्रोवाइड करा सकते हैं। हैविंग सच क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस एंड ऑन पेमेंट ऑफ द सच फी एज मे बी प्रेस्क्राइब। ठीक है, उनकी जो भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा और पेमेंट जो भी प्रेस्क्राइब किया जाएगा वो सारी चीजें होंगी। ये बोलता है डायरेक्टिंग द प्रोबेशन ऑफिसर और इन केस ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल टू द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर सोशल वर्कर्स टू, किस लिए इन्फॉर्म करेंगे उनके लिए, क्या मतलब कि क्या डायरेक्ट करेंगे उनके, कि अंडरटेक द सोशल इन्वेस्टिगेशन, कि वो क्या करवाएं, एक सोशल इन्वेस्टिगेशन करवाएं। ठीक है, इनटू द केस एंड सबमिट सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ 15 days, 15 दिन के अंदर, जिस दिन से उनको क्या किया गया है, the date of the first production before the board to ascertain the circumstances in which the alleged offense was committed, जिस दिन से जो भी ऑफेंस वगैरह जो भी एंटर हुआ ना, प्रोड्यूस्ड हुआ है बोर्ड के सामने जो मैटर, उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर में क्या करवाए वो, एक सोशल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तैयार करके दें। कौन देगा ये, या तो प्रोबेशन ऑफिसर, अगर प्रोबेशन ऑफिसर नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, या फिर कौन होंगे, हमारे जो सोशल वर्कर्स होंगे उनकी रिस्पॉन्स, उनको डायरेक्ट किया जाएगा। एफ बोलता है एडजुडिकेटिंग द डिस्पोजल, एडजुडिकेट एंड डिस्पोजल ऑफ द केसेस ऑफ चिल्ड्रंस इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 14, जो 14 में दे रखे हैं उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको एडजुडिकेट एंड डिस्पोज करेंगे मैटर को। जी बोलता है ट्रांसफरिंग टू द कमिटी द मैटर कंसर्निंग द चाइल्ड alleged टू बी फाइंड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ स्टेटेड टू बी इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब जिस बच्चे को हम बोल रहे हैं ना कि वो क्या है, कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, अगर उसको नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे कमिटी के लिए उस मैटर को। देवाई रिकॉग्नाइज दैट अ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ कैन ऑल्सो बी द चाइल्ड, मतलब जो बच्चा है जिसको कन्फ्लिक्ट विद लॉ है वो ऑल्सो भी अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन है साइमल्टेनियसली, एंड देयर इज अ नीड फॉर द कमिटी, उसको कमेटी की आवश्यकता है, द बोर्ड टू भी, बोथ की मतलब बोर्ड की भी उसको जरूरत पड़ रही है और साइमल्टेनियसली कमेटी की भी उसको जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे कमेटी के लिए भी। डिस्पो एच बोलता है डिस्पोजिंग ऑफ द मैटर एंड पासिंग अ फाइनल ऑर्डर दैट इंक्लूड एन इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर द child's rehabilitation including follow up by the probation officer, district child protection units and the member of the non governmental organizations as may be required। डिस्पोजिंग करेंगे मैटर्स को, पास करेंगे फाइनल ऑर्डर जो भी होगा इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल केयर प्लान, जो भी इंडिविजुअल केयर प्लान डिसाइड किया जाएगा उसके अंदर, जिससे कि हम क्या कर सके, चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर सकें, उसको रिहेबिलिटेशन करवा सके, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा फॉलो अप, जो भी प्रोविजन ऑफिसर्स वगैरह के द्वारा जो भी फॉलो अप किया जाएगा उसको उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, आई में बोलता है कंडक्टिंग इंक्वायरी फॉर डिक्लेयरिंग फिट पर्सन रिगार्डिंग द केयर ऑफ चिल्ड्रन इन द कन्फ्लिक्ट विद लॉ, क्या कर देंगे, कंडक्टिंग करवाएंगे, एक इंक्वायरी कंडक्ट करवाएंगे जिसमें डिक्लेयर कर देंगे फिट पर्सन कौन होगा उस तरीके से। ठीक है, कौन फिट रह सकता है उस बच्चे के केयर प्रोटेक्शन करने के लिए, तो वो इंक्वायरी में डिक्लेयर कर देंगे। जी में बोलता है कंडक्टिंग एटलीस्ट वन इंस्पेक्शन विजिट एवरी मंथ ऑफ द रेजिडेंशियल फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड रिकमेंड एक्शंस फॉर इंप्रूवमेंट इन द क्वांटिटी ऑफ द सर्विस टू द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या बोल रखा है, कंडक्टिंग करवाएंगे एटलीस्ट वन इंस्पेक्शन, कम से कम एक इंस्पेक्शन विजिट होनी चाहिए एवरी मंथ के, हर एक महीने में एक कम से कम इंस्पेक्शन विजिट होनी चाहिए ऑफ रेजिडेंशियल फैसिलिटी इन चिल्ड्रन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, मतलब जो बच्चे को इंस्टीट्यूशन वगैरह उसमें रखते हैं ना, जो जो ऑब्जर्वेशन होम्स वगैरह में रखते हैं, तो उसमें उस तरीके के रहने का क्या फैसिलिटी है, उसकी किस तरीके से उसको डील करते हैं, उसके इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो सर्विसेज वगैरह दी जा रही है चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या करवाएंगे हम, विजिट करवा सकते हैं, इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, हर एक महीने में एक बार तो होना चाहिए, कंपल्सरी है। के में बोल रखा है order the police to order the police for the registration of first information report for the offense committed against any child in conflict with law, मतलब ऑर्डर देंगे कि रजिस्टर किया जाए इन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट एनी चाइल्ड, मतलब जो भी कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है किसके अगेंस्ट में हो रहा है, किसी चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के अंदर हो रहा है, मतलब जो बच्चा है चाइल्ड इन नीड ऑफ कन्फ्लिक्ट विद लॉ उसके अगेंस्ट में अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे कि क्या किया जाए, रजिस्टर किया जाए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को
ठीक है। एंड अंडर दिस एक्ट के अंदर या एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स ऑन द कंप्लेंट मेड इन दिस रिगार्ड, ठीक है। आई में क्या बोल रखा है, ऑर्डर द पुलिस टू फॉर द रजिस्ट्रेशन द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर द ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट एनी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स ऑन द रिटन कंप्लेंट बाय द कमिटी इन दिस रिगार्ड। देखो ऑर्डर दे रहे हैं पुलिस ऑफिसर को, वहां भी ऑर्डर पुलिस ऑफिसर को दे रहे थे कि रजिस्टर करे वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट कमिटेड जो हुआ है अगेंस्ट द चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ऊपर बात कर रहे थे किसके, जो चाइल्ड है इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ में, ठीक है। अब चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है ना, तो या तो इस ऑफेंस के या तो इस एक्ट के अंदर उसके साथ कोई ऑफेंस हुआ है या किसी अदर लॉ के अंदर हुआ है, तो उसमें ऑर्डर देंगे पुलिस ऑफिसर को कि वो रजिस्टर करे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को रजिस्टर करें। किसके रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिटन कंप्लेंट बाय द कमिटी। कमिटी रिटन कंप्लेंट भेजेगी तब वो क्या किया जाएगा, वो रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। एम में क्या बोल रखे हैं, कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द जेल मीट फॉर द अडल्ट्स टू चेक इफ एनी चाइल्ड इज लॉज्ड इन द सच जेल्स एंड टेक इमीडिएट मेजर्स फॉर द ट्रांसफर दैट चाइल्ड टू द ऑब्जर्वेशन होम प्लेस ऑफ सेफ्टी एज द केस मे बी। एंड ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है कि कंडक्ट कराएंगे, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए जेल्स का, जो अडल्ट की जो जेल होती है उसमें चेक करने के लिए कि किसी बच्चे को तो वहां नहीं रखा गया है। अगर ऐसा है तो इमीडिएट मेजर्स लिए जाएंगे उसको ट्रांसफर करवाने के लिए, बच्चे को कहाँ, ऑब्जर्वेशन होम्स में, प्लेस ऑफ सेफ्टी में, या जो भी और तरीके के जो सिक्योरिटी प्लेसेस होते हैं इस एक्ट के अंदर जो बताए गए हैं, जहाँ बच्चों को क्या क्या एक तरीके से केयर एंड प्रोटेक्शन मिल सकती है। एंड एनी अदर फंक्शन एज वे प्रेस्क्राइब, और वो सारे फंक्शंस रेगुलेट करेंगे, वो सेंक्शन फंक्शंस को एक्सरसाइज करेंगे जो भी प्रेस्क्राइब किए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने ए से लेके एम तक के सारे फंक्शन देखे सबसेक्शन 3 के अंदर। तो ये सारे फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके द्वारा किए जाएंगे, बोर्ड के फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरसाइज की जाएंगी। अब लास्ट चलते हैं हम 9 के अंदर। 9 में क्या बोल रखा है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द मजिस्ट्रेट बाय अ मजिस्ट्रेट हु हैज नॉट बीन एम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब उस मजिस्ट्रेट के का प्रोसीजर क्या होगा, उसके द्वारा कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो कि एम्पावर नहीं है इस एक्ट के अंदर ये सारी चीजों से डील करने के लिए, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है, इसे बोल रहा है वेन अ मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड, क्या नहीं है, वो एम्पावर नहीं है टू एक्सरसाइज करने के लिए पावर ऑफ द बोर्ड अंडर दिस एक्ट इज एन ओपिनियन दैट, अगर उसको लगता है दैट अ पर्सन अलेज टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस और ब्रॉट बिफोर हिम इज अ चाइल्ड, कि वो बच्चा है जिसके जिसको अलेज किया गया है उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो वो क्या है, एक चाइल्ड है, तो ही शैल विदाउट एनी डिले, बिना किसी डिले के क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा अपने ओपिनियन को एंड फॉरवर्ड कर देगा चाइल्ड को इमीडिएटली अलोंग विद द रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड उसने किया है उसके साथ में, रिकॉर्ड के साथ में, ऑफ द सच प्रोसीडिंग्स टू द, किसको करेगा, वो बोर्ड के पास उस बच्चे को इमीडिएटली क्या कर देगा, भेज देगा जिस बोर्ड के पास उसका जुरिडिक्शन है, ठीक है। सबसेक्शन सेकंड क्या बोलता है, इन अ केस अ पर्सन अलिज टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस क्लेम्स बिफोर अ कोर्ट अदर देन द बोर्ड, इन अ केस अ पर्सन अलिज टू हैव, अब अगर कोई व्यक्ति है जिसको अलिज किया गया है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, अगर वो क्लेम करता है बिफोर अ कोर्ट अदर देन द बोर्ड, बोर्ड के अलावा कोई और कोर्ट है उसके अंदर क्या कर रहा है, वो क्लेम कर रहा है दैट द पर्सन इज अ चाइल्ड, कि वो व्यक्ति कौन है, जो पर्सन है ना वो चाइल्ड है, ठीक है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर है, और वॉज अ चाइल्ड, या फिर वो चाइल्ड था ऑन द डेट ऑफ कमिशन ऑफ एन ऑफेंस, जब उसने ऑफेंस कमिट किया था तब वो चाइल्ड था ऑफ एन ऑफेंस, और इफ द कोर्ट इटसेल्फ, या कोर्ट को ही ऐसा लगता ओपिनियन है दैट द पर्सन वॉज अ चाइल्ड, द पर्सन वाज अ चाइल्ड ऑन द डेट ऑफ द कमिशन ऑफ एन ऑफेंस, तीन चीजें आती हैं, जो पर्सन है जिसके ऊपर एलिगेशन अलिस्ट किया गया है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, अगर वो कोर्ट के सामने, बोर्ड नहीं है कोर्ट है, कोर्ट के सामने अगर वो ये क्लेम करता है कि वो क्या है, बच्चा, वो पर्सन जो कौन है, चाइल्ड है, बिलो द एज ऑफ एज 18 ईयर है, या जब कमीशन हुआ था ऑफेंस का तब वो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर था, या कोर्ट को खुद को लगता है कि वो बच्चा जो भी पर्सन है वो क्या है, चाइल्ड है ऑन द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, द शेयर्ड कोर्ट शैल मेक एन इंक्वायरी, तो इसमें कोर्ट क्या करवाएगा, एक इंक्वायरी करवाएगा, टेक सच एविडेंसेस एज में भी नेसेसरी, जो भी एविडेंसेस नेसेसरी होंगे वो लेगा, बट एफिडेविट नहीं होंगे, ठीक है, टू डिटरमाइन करने के लिए, किस लिए, कि डिटरमाइन किया जा सके, जिससे बच्चों की एज को डिटरमाइन कर सके, उस पर्सन की एज को, टू डिटरमाइन द एज ऑफ सच पर्सन एंड शैल रिकॉर्ड करेगा फाइंडिंग ऑन द मैटर, और जो भी फाइंडिंग निकल के आएगी इंक्वायरी के बाद में उसको रिकॉर्ड करके रखेगा, एंड स्टेटिंग द एज ऑफ द पर्सन एज नियरली एज मे बी, और जो भी एज होगी उसमें उसको स्टेट करेगा, रिकॉर्ड्स के अंदर उसको रख के रखेगा, ठीक है। अब इसमें देखो प्रोवाइजो क्या बोल रखा है, प्रोवाइडेड दैट सच अ क्लेम मे बी रेज बिफोर एनी कोर्ट एंड इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट एनी स्टेज, किसी भी कोर्ट के सामने ये क्लेम रेज किया जा सकता है, किसी भी कोर्ट के सामने रेज किया जा सकता है इसको, एंड
एंड इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है, इवन आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, अगर फाइनल डिस्पोजल भी हो गया ना केस का, एंड सच क्लेम शैल बी डिटरमाइन किया जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन इन दिस एक्ट, जो भी इस प्रोविजन है ना, इस एक्ट के जो प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग इसको डील किया जाएगा, एंड जो भी रूल्स है मेड देयर अंडर, इवन इफ द पर्सन हैज सीज टू बी अ चाइल्ड, भले ही वो व्यक्ति जो है ना, जो अब चाइल्ड नहीं रहा है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट दिस एक्ट, जब ये एक्ट कमेंस्ड हुआ था उससे पहले, भले ही वो बच्चा नहीं रहा था, मतलब बच्चा नहीं रहा था, वो अडल्ट हो गया, अगर वो रेज करता है कि तो उस टाइम पे मैं बच्चा था, तो भी क्या कर सकते हैं, इसको हम डील करेंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। थर्ड क्या बोल रखा है, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस एंड वाज अ चाइल्ड ऑन द डेट ऑफ कमिशन ऑफ सच ऑफेंस, देखो उसमें बोलता है कि इफ द कोर्ट फाइंड्स, कोर्ट को अगर पता चलता है दैट अ पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस एंड वाज अ चाइल्ड ऑन द कमीशन ऑफ द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कि जो भी पर्सन है जिसको जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, जिस दिन उसने ऑफेंस कमिट किया था जब वो चाइल्ड था, तो इट शैल फॉरवर्ड द चाइल्ड टू द बोर्ड, तो वो क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देंगे चाइल्ड को बोर्ड के लिए, फॉर पासिंग एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करने के लिए, सेंटेंस देने के लिए, क्योंकि बोर्ड ही क्या करेगी, ऑर्डर एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगी, सेंटेंस देगी जो भी इफेक्टिव होगी, इफ एनी पास्ड बाय द कोर्ट शैल डीम टू हैव बीन नो इफेक्ट, अगर कोई सेंटेंस, सॉरी, एप्रोप्रिएट ऑर्डर के लिए, एंड यहाँ से अलग है थोड़ा, सॉरी मैं, ठीक है, इसे बोल रहा था कि सेंटेंस इफ एनी पास्ड बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट ने कोई सेंटेंस पास कर दिया है ना, तो उसको उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, कि मतलब पहले उसको बच्चा पर्सन की तरह डील करके चल रहा था कोर्ट, कोर्ट ने उसको कोई पनिशमेंट दे दी, अब कोर्ट ने उसको डिटरमाइन किया उसकी एज को, तो पता चलता है कि वो बच्चा था जब उसने ऑफेंस कमिट किया था, जब वो चाइल्ड था, तो अब उसको कहाँ भेज दिया गया है, बोर्ड के पास भेज दिया गया है, कि जिससे कि बोर्ड क्या करे, कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर उसके अगेंस्ट में पास कर दे। ठीक है, और जो भी उसने कोर्ट ने जो भी सेंटेंस उसको दी थी, उसको उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, नो नॉट इफेक्टिव हो जाएगी वो। ठीक है, फोर्थ क्या बोलता है, इन अ केस अ पर्सन अंडर दिस सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन द protective custody while the person's claims of being a child is being inquired into, such person may be placed in the intervening period in the place of safety, जब तक के लिए तक उसकी एज डिटरमाइन नहीं की जा सकती ना, उसको एक प्रोटेक्ट जो प्रोटेक्टिव कस्टडी दी जाएगी, एंड उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी पर रख दिया जाएगा, जब तक के लिए, जब तक कि जो उतने पीरियड के लिए, इंटरवेनिंग पीरियड के लिए, जब तक वो डिसाइड नहीं होता कि वो पर्सन जो है, वो जो क्लेम कर रहा है ना एज ए चाइल्ड, वो है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा आज का जो भी है चैप्टर थर्ड। ठीक है, इसमें एक बार अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, और वैसे कुछ नहीं है इसमें, थ्योरी थ्योरी सी है। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही है। और हाँ, एक चीज और मैं अभी इसमें ऐड करती हूँ, जो कल की जो डेफिनेशंस थी ना, एक तो 26A है, और एक वो जो सीरियस ऑफेंसेस वाली थी, क्योंकि कल का अमेंडेड एक्ट नहीं था, तो इसी में दिखाती हूँ मैं, एक मिनट, वेट अ मिनट, इसमें होगी। हम्म, देखो सीरियस ऑफेंसेस की, हाँ होगी, हाँ ये रही। देखो सीरियस ऑफेंसेस में क्योंकि कल का अमेंडेड एक्ट नहीं था, ये अमेंडेड है, 2021 के जो भी अमेंडेड चीजें हैं वो उसके अंदर है। सीरियस ऑफेंसेस के अंदर किस चीज को इंक्लूड किया गया है, तो इंक्लूड सीरियस ऑफेंसेस 54 में बात करता है, इंक्लूड द ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट अंडर द इंडियन पीनल कोड और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स इज, कितनी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम इम्प्रिजन फॉर टर्म मोर देन 3 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग द 7 ईयर। पनिशमेंट कितनी होनी चाहिए, मोर देन 3 ईयर होनी चाहिए, लेकिन 7 साल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, या फिर मैक्सिमम, मिनिमम पनिशमेंट है ये, मैक्सिमम प्रिजन फॉर टर्म मोर देन 7 ईयर। ठीक है, सात मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 7 साल से ज्यादा हो सकती है, बट नॉट मिनिमम इम्प्रिजनमेंट, और मिनिमम इम्प्रिजनमेंट लेस देन द 7 ईयर इज प्रोवाइडेड, लेकिन उस केस में क्या नहीं होगा, मिनिमम पनिशमेंट 7 साल से प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ये हमारा सीरियस ऑफेंसेस के अंदर आते हैं, और उसमें हमने पढ़ा था हीनियस ऑफेंसेस के अंदर कितनी होती है, 7 साल तक की पनिशमेंट होती है, और उसमें पढ़ा था 3 साल तक की ऑफेंसेस होती है पैटी के अंदर। और एक ये चीज थी, 26A भी इंसर्ट किया गया था, 20 जो भी अमेंडमेंट हुआ था 2021 का, उसमें बोल रखा था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंक्लूड किया गया था 26A के अंदर, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में किसको इंक्लूड किया जाता है, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो यही चीजें मुझे क्लियर करनी थी, क्योंकि कल ऐसा हो गया था, वो अमेंडेड वेयर नहीं थी। ओके, सो यही इसको बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट जो भी है हम अगले सीरीज में देखेंगे अपने में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।